बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 32 के साथ खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आइए एक नज़र दौड़ाते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 31 में क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 31 में मैंने आपको क्विकली जो है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में बताया और वहाँ पर हमने इतनी डिटेल से नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिस्कस नहीं किया। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हम इससे पहले नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ना सिर्फ कि हमने उनको पंपिंग लेमा विद सम थ्योरेटिकल फाउंडेशंस जो है उसको अंडरस्टैंड किया, बल्कि उसके बाद हमने JFlap के थ्रू भी एक पज़ल या गेम के थ्रू जो है पंपिंग लेमा को रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पर मैंने आपको पंपिंग लेमा जो है वो बार बार रिपीट भी किया और बताया कि ये कैसे काम करता है। और मैं इस चैप्टर जो कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का है, इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप पहले नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का जो चैप्टर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, तो उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि पंपिंग लेमा फॉर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। अजीज़ तलबा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा कि किस तरह से हम सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल को किसी भी प्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद एक ख़ास ट्रायंगल के मैकेनिज़्म से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अजीज़ तलबा, पंपिंग लेमा फॉर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और पंपिंग लेमा फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि आपको पता है कि जो पंपिंग लेमा नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होता है उसमें स्ट्रिंग के 3 पार्ट्स किए जाते हैं, X, Y और Z, जबकि पंपिंग लेमा जो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए है उसमें किसी भी स्ट्रिंग के 5 हिस्से किए जाते हैं, U, V, X, Y और Z। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो इसमें V और Y है इसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है पंप किया जा सकता है। एनी नंबर ऑफ टाइम से मुराद है 0 टाइम भी किया जा सकता है, 1 टाइम भी किया जा सकता है, 2 टाइम भी किया जा सकता है और इस तरह n टाइम उसको पंप किया जा सकता है। अगर इनको पंप करने की वजह से, यानी कि बार बार लूप में लिखने की वजह से, अगर जो स्ट्रिंग है वो आपके पास जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो लैंग्वेज में ही आ रही है, तो इसका मतलब है आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से डील कर रहे हैं। अदरवाइज अगर एक स्ट्रिंग तो लैंग्वेज में आ रही है लेकिन बाकी स्ट्रिंग जो हैं वो लैंग्वेजेस में नहीं आ रही, तो दिस मीन्स दैट यू आर डीलिंग विद अ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अजीज तलबा, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए JFlap में जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव 2 मोड्स, ईदर यू कैन गो फर्स्ट और यू लेट द कंप्यूटर टू गो फर्स्ट एंड देन यू चूज अ वैल्यू ऑफ m। ये m की वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि m हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी वैल्यू है जो x और y की टोटल जो लेंथ है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो वर्ड भी आप चूज़ करेंगे वो m की लेंथ से ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए। अजीज़ तलबा, आइए हम एक दफ़ा दोबारा JFlap को यूज़ करते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा के लिए और हम इसको रिपीट कर रहे हैं। आप इस गेम को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए और जो लैंग्वेजेस हमने ऑलरेडी प्रूव की हैं आप उन लैंग्वेजेस के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस दी गई हैं उनके लिए भी आप पंपिंग लेमा को प्रूव कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल से समझ आ जाए, बल्कि ये थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें फ़िलासफ़िकल जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। आपको इस वजह से
इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए बार बार रिपीट करना होगा। आइए देखते हैं। तो जे फ्लैप फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा जो है हम उसे रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा उस सॉफ्टवेयर को चला के दोबारा देखते हैं कि एक्चुअली आपके पास पंपिंग लेमा जो है वो किस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के केस में वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का वो चूज़ कर लें, सिलेक्ट करें, और आप अगर ख़ुद पहले खेलना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर को एक वैल्यू दे दें 3। कंप्यूटर बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करके दे देता है जो कि m की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और अब आपने यहाँ से डिकम्पोज करना है स्ट्रिंग्स को, जिसमें u, v, x, y, z बेसिकली उसी तरह जिस तरह हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए करते थे। यहाँ से हमने सेट u, v, x, y, z किया तो कंप्यूटर ने बेसिकली i की वैल्यू 2 ली, यानी 2 दफ़ा वो पंप कर रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए a 1 दफ़ा लिया, v को 2 दफ़ा लेगा क्योंकि 2 दफ़ा पंप किया, और बेसिकली उसके बाद स्ट्रिंग ले ली। तो आप इस गेम से ये एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आप जितनी दफ़ा बेसिकली खेलते हैं और अगर इसमें आप ही हार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लैंग्वेज जो है वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से जीतने की कोशिश करते हैं तो जो रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं उसमें बेसिकली आपके लिए चांस बन सकता है। आप केसेस को लिस्ट भी कर सकते हैं, और बेसिकली इस एक केस के लिए आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जैसे देखते हैं, अगर आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल शो का बटन दबाते हैं तो वो इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स बता रहा है, जिसमें कि वो बता रहा है कि v इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ c's एंड y इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ c's बेसिकली, यानी कि आपके पास v जो है वो भी c's पे मुश्तमिल है और y जो है वो भी c's पे मुश्तमिल है। अगर आप इसमें सेट करें और इसको स्टेप करने की कोशिश करें तो v चूँकि c है और पंपिंग 2 दफ़ा करनी है तो v को भी 2 दफ़ा पंप किया जाएगा, x चूँकि नल है y को 2 दफ़ा पंप किया जाएगा, और z जो है वो अगेन 1c होगा। अब आप इसमें देखें a की तादाद 3 है, b की तादाद भी 3 है, जबकि c की तादाद जो है वो आपके पास 5 है। अजीज़ तलबा, जो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है वो बेसिकली नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी कहलाएगी, यानी कि उस लैंग्वेज को आप पंपिंग लेमा की मदद से इन 5 वेरिएबल्स में कभी भी स्टोर नहीं करवा सकते। अजीज़ तलबा, यहाँ पे आप बेसिकली मुख्तलिफ केसेस को भी देख सकते हैं, और वो तमाम अटैम्प्ट्स जो कि आप कर रहे हैं वो भी आपको बताई जा रही हैं। आइए अब हम थोड़ा सा अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिसाइडेबिलिटी। डिसाइडेबिलिटी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके ऑटोमेटा थ्योरी के कोर्स में सिर्फ बेसिक लेवल की हद तक कवर किया गया है, लेकिन उसके बाद आने वाले जो एडवांस थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, उसमें डिसाइडेबिलिटी को एक ख़ास मकाम हासिल है, और वहाँ पे मेरे ख़्याल से तकरीबन कुछ 70% कोर्स का जो कंटेंट है वो डिसाइडेबिलिटी पे बेस करता है। डिसाइडेबिलिटी और उसके साथ ट्यूरिंग मशीन, ये 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ज़्यादातर पढ़ेंगे। बेसिकली इस कोर्स में जो आपको ट्यूरिंग मशीन, जो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, और डिसाइडेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत बेसिक लेवल पे बताया जा रहा है, और इसमें बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बाद में आप अपने एडवांस थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में पढ़ेंगे। आइए बेसिक लेवल पे डिसाइडेबिलिटी को देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन 3 प्रॉब्लम्स बेसिकली। वेदर आर नॉट द गिवन CFG जनरेट एनी वर्ड, ये प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टीनेस कहलाता है कि क्या एक CFG जो आपको दी गई हो, आप ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये एटलीस्ट एक वर्ड तो जनरेट करती है। दूसरा प्रॉब्लम, टू डिटरमिन वेदर द नॉन टर्मिनल x इज एवर यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम द गिवन CFG।
अजीज तलबा, इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलाया जाएगा कि इज़ एवर यूज इन द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन CFG, इसको प्रॉब्लम ऑफ यूजफुलनेस कहते हैं। और आपका गेस बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको JFLAP में डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना सिखाया। आपको बताया कि अगर एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को पॉइंट कर रहा है, आप उसकी बेस पे उन तमाम नोड्स को सिलेक्ट करें, और अगर स्टार्ट नोड से आप उन तक पहुंच सकते हैं, यानी कि स्टार्ट नोड की डिपेंडेंसी है, स्टार्ट नोड से उन नॉन टर्मिनल्स को जनरेट किया जा सकता है, तो इसका मतलब है वो यूजफुल हैं। अदरवाइज जो है आप उनको यूजलेस कंसिडर करेंगे। वेदर और नॉट, जो थर्ड प्रॉब्लम हम कंसिडर करेंगे, द गिवन CFG जनरेट द फिनिट लैंग्वेज, यानी कि वो हम प्रॉब्लम ऑफ फिनिटनेस जो है इसको देखेंगे कि आया एक फिनिट लैंग्वेज जो है वो जनरेट होती है या कि नहीं। कहने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम ऑफ फिनिटनेस है अजीज तलबा, ये भी आप पहले देख चुके हैं, और इसको हमने लाइव प्रोडक्शन और डेड प्रोडक्शन के थ्योरम में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास लाइव प्रोडक्शंस पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि वो एटमोस्ट वंस सिर्फ यूज होंगी, तो जो वर्ड जनरेट हो सकेंगे वो आपके पास फिनिट वर्ड्स जो हैं वो जनरेट होंगे किसी भी CFG के लिए। अदरवाइज जो है वो आपके इनफिनिट वर्ड्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो बेसिकली डिसाइडेबिलिटी वन वे आर द अदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में हम उनकी चीदा एग्जाम्पल्स को सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, वेदर और नॉट द गिवन CFG जनरेट्स एनी वर्ड, यानी ये प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टीनेस है ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस वक्त आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं, A to A और C to B बेसिकली। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपने A to A और C to B को अलहदा से लिख दिया है। नाउ बेसिकली आपके पास A जो है वो B को डबल B को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद जो C है वो भी आपके पास डबल S को पॉइंट कर रहा है। अजीज तलबा, अब आप इस ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि S जो है वो आपके पास AB को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और A जो है वो आपके पास SB को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से A जो है वो डबल B को पॉइंट कर रहा है। आपने एक्चुअली पिछले स्टेप में जो A पॉइंट कर रहा है यानी एक टर्मिनल नोड को, और C पॉइंट कर रहा है एक टर्मिनल नोड को, आपने उनको इसमें से ख़त्म कर दिया। तो आपने देखा आपके पास जो रिजल्टेंट ग्रामर है वो कुछ इस फॉर्मेट में हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा से टर्मिनल नोड्स जो B एक्चुअली आपके पास डबल B का एक टर्मिनल नोड को पॉइंट कर रहा है जो नॉन टर्मिनल है, और आप उसमें A के साथ डबल B को पॉइंट कर रहे हैं। अब आप दोबारा देखते हैं तो एक्चुअली आपके पास कुछ ये सिचुएशन बन जाती है, सिंस S से A डबल B जो है वो जनरेट किया जा सकता है, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये CFG जो है ये एटलीस्ट एक वर्ड जो है वो ज़रूर जनरेट करती है। शुरू में आपने वो तमाम नॉन टर्मिनल्स जो सिंगल टर्मिनल्स को फोकस कर रहे थे, और फिर उसके बाद वो नॉन टर्मिनल्स जो डबल नॉन टर्मिनल्स को फोकस कर रहे थे, आपने उनको एलिमिनेट कर दिया। और एक्चुअली जब आपने देखा तो आपके पास S से एक स्ट्रिंग जनरेट की जा रही है A डबल B, विच इज एक्चुअली योर डिजायर्ड रिजल्ट, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड कि आप इस CFG से एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसका कि दूसरे अल्फाज में मतलब ये हुआ कि आप एम्प्टीनेस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आइए अजीज तलबा, अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। टू डिटरमिन वेदर द नॉन टर्मिनल X इज एवर यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन CFG, क्या
किसी भी नॉन टर्मिनल x को किसी भी वक्त किसी वर्ड को जनरेट करते हुए यूज किया भी जा सकता है या नहीं फॉर द गिवन CFG। आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ यूजफुलनेस कहते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हम इसमें बेसिकली किस तरह से किसी भी यूजलेस प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू डिटरमिन वेदर x इज एवर यूज्ड टू जनरेट सम वर्ड्स, unproductive non-terminals are determined. Z is unproductive non-terminal, so eliminating the productions involving Z. S से आप कभी भी Z के ऊपर नहीं जा सकते, इस वजह से आप non-terminal वहां से हटा देते हैं, productions involving Z। और अब इस केस में आपने देखा S आपके पास A से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह B से आप उसको पॉइंट कर सकते हैं, इसी तरह A जो है वो आपके पास X B से बिलोंग करता है, और B जो है वो आपके पास टर्मिनल नोड B और डबल A से बिलोंग करता है, और इसी तरह X जो है वो आपके पास ट्रिपल A से बिलोंग करता है। और आपने वो तमाम प्रोडक्शंस जिसमें कि आपके पास Z जो है वो आ सकता है, आपने उनको हटा दिया है। अजीज तलबा, X points to non-terminal, so A also. Thus B and L also points to non-terminal, so only useful productions shall be used. The point here is कि अगर आपके पास एक non-terminal किसी टर्मिनल को सिर्फ पॉइंट कर रहा हो, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो यूजफुल है, वो एटलीस्ट किसी वर्ड को जनरेट करने में आपको मदद दे सकता है। यूजलेस वो प्रोडक्शंस होती हैं जो कि बेसिकली किसी भी तरह की डेरिवेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आइए हम अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फिनिटनेस की तरफ। देखिए वही CFG आपको दी गई है। हियर द नॉन टर्मिनल Z इज यूजलेस, सो बाय एलिमिनेटिंग वी गेट द फॉलोइंग ग्रामर। हमारे पास ग्रामर जो है वो कुछ इस तरह की बन जाती है। ये स्टेप हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अब starting with non-terminal X, it is self-embedded, therefore the grammar creates an infinite language. अजीज तलबा, ये हमें पता है कि अगर किसी भी लैंग्वेज में सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल हो, यानी कि वो बार बार आप उसको जब भी आप यूज करें और वही नॉन टर्मिनल जो है वो दोबारा आ जाता हो। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, यहां पे आपके पास है A X B। अब अगर आप X की जगह यहां पे लिख दें B A और इस A की जगह आप दोबारा लिख दें X B, तो आपने देखा ये X जो है ये आपके पास एक खास पैटर्न से दोबारा रिपीट हो गया है, तो वो ट्रायंगल जो है वो आपके पास दोबारा बन गई है। इस वजह से इस तरह की लैंग्वेज को इनफिनिट लैंग्वेज कहा जाता है। सेल्फ एम्बेडेडनेस अगर किसी भी CFG के लिए प्रूफ हो जाए तो ये चीज इस चीज की इंडिकेशन करेगी कि आपके पास जो लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी वो सेल्फ एम्बेडेड टर्मिनल की वजह से, नॉन टर्मिनल की वजह से एक इनफिनिट लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। अजीज तलबा, आइए कंसिडर करते हैं एक और CFG को जो कि इस वक्त CNF में है, और हमारे पास जो प्रॉपर क्वेश्चन है लेट x इज इक्वल टू AAA एंड वी वांट टू डिटरमिन वेदर x कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ गिवन CFG आर नॉट। यानी इस चीज के बारे में हम कैसे मालूम करेंगे कि आया ये स्ट्रिंग जो है ये एक पर्टिकुलर CFG से जनरेट की भी जा सकती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू x1, x2, x3 है, वेयर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू a है। अब हमें ऑलरेडी CYK के एल्गोरिदम में पता है कि द लिस्ट ऑफ नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूसिंग सिंगल डबल लेटर्स सब स्ट्रिंग ऑफ x एंड द स्ट्रिंग x itself can be determined as follows। हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ये देख चुके हैं कि हम किस तरह से रिप्लेसमेंट करते हैं और हम किस तरह से दो नॉन टर्मिनल्स को
किसी एक नॉन टर्मिनल को पॉइंट करवाते हैं। आइए देखते हैं, सब स्ट्रिंग जैसे x1 इज इक्वल टू a है तो ऑल प्रोड्यूसिंग नॉन टर्मिनल्स आपके पास a हैं। इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू a है, तब भी आपके पास प्रोड्यूसिंग नॉन टर्मिनल्स जो है वो a हैं। x3 इज इक्वल टू a है तो इसका मतलब आपके पास ऑल प्रोड्यूसिंग नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो भी a हैं। अजीज तलबा, x1 x2 जो है वो आपके पास s, a है, x2, x3 से भी आपके पास s, a आ रहा है। और इस तरह एज अ होल अगर आप देखें तो x जो है, जो एक्चुअली आपके पास ट्रिपल a है, उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, x1, x2, x3। और अगर आप उसमें जो नॉन टर्मिनल्स की कॉम्बिनेशन यूज करें s और a, तो इन कॉम्बिनेशंस की वजह से आपके पास ट्रिपल a जो है वो जनरेट हो रहा है। अजीज तलबा, ये दो नॉन टर्मिनल्स की कॉम्बिनेशन यूज करने की वजह से, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल a यूज हो रहा है, तो हम इस चीज को प्रूव कर लेते हैं कि आया ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है ये इस CFG का मेंबर है या नहीं। इसके साथ डिसाइडेबिलिटी का जो मेन टॉपिक है वो तकरीबन एक एंड पे आ जाता है। आइए अजीज तलबा, हम इसी चीज को थोड़ा आगे चलाते हैं और इस चीज को एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक डिसाइडेबिलिटी में क्या पढ़ा। इस टॉपिक का सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि हम ऑलरेडी ये टॉपिक्स पहले मुख्तलिफ गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टीनेस हो, प्रॉब्लम ऑफ यूजफुलनेस हो, प्रॉब्लम ऑफ फिनिटनेस हो या मेंबरशिप का प्रॉब्लम हो। कहने का मकसद ये है कि हम उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान 3-4 प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। जैसे यूजफुलनेस का प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास फिनिटनेस का प्रॉब्लम है। फिनिटनेस का प्रॉब्लम आप ऑलरेडी नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के चैप्टर में देख चुके हैं। अगर किसी भी ग्रामर के अंदर सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल पाया जाए, इसका मतलब यह है कि वो एक इनफिनिट लैंग्वेज जनरेट करेगा। दूसरी तरफ अगर आप बेसिकली एक जो यूजफुलनेस के लिए आप सबसे पहले उन स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर आपके पास स्पेसिफिकली एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल को पॉइंट कर रहा है, उन तमाम नॉन टर्मिनल्स को पॉइंट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उन सब को लिख लीजिए। अगर वो स्टार्ट सिंबल से रीचेबल हैं तो वो तमाम प्रोडक्शंस जो हैं वो यूजफुल होंगी। जो स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट के नॉन टर्मिनल से रीचेबल नहीं है, वो आपके पास हमेशा नॉन रीचेबल होंगी। अजीज तलबा, since S is in the listing of the producing non-terminals, so AAA can be generated by the given CFG। और हमें इस चीज का पता चला कि AAA जो है वो बेसिकली इस CFG से जनरेट किया जा सकता है। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे इस ऑटोमेटा थ्योरी का आखिरी टॉपिक है, ट्यूरिंग मशीन कंपोनेंट्स। जैसा कि आपने PDA के बारे में पढ़ा, FA के बारे में पढ़ा, DFA, NFA और इस तरह से और भी काफ़ी जो कंस्ट्रक्ट्स हैं जिसमें CFG भी है, इसी तरीके से आपके पास ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो कि इन हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनपुट लेटर्स के लिए, उसमें बिल्कुल एक टेप होती है जो कि पार्टीशन की जाती है सेल्स में, और हैविंग इनफिनिट मैनी लोकेशंस इन वन डायरेक्शन, बेसिकली आपके पास एक इनफिनिट लोकेशंस हैं। इनिशियली टेप इज फिल्ड विद ब्लैंक्स, आपके पास टेप में ब्लैंक साइंस होते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं सेल आई, सेल सेकेंड, 3, 4 जो हैं वो आपको बताए गए हैं, और टेप का हेड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल को पॉइंट करता है।
A tape head can read and replace the character at any cell. This is very important. इससे पहले जो PDA में आप टेप, इनपुट टेप पढ़ते रहे, उसमें आप कैरेक्टर को रीड तो कर सकते थे, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते थे, बल्कि उन कैरेक्टर्स को रीड करने के बाद आप किसी खास जगह, फॉर एग्जांपल स्टैक में पुश भी कर सकते थे। यहाँ पे स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप टेप के ऊपर भी दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं और आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। और इसके साथ ड्यूरिंग द रीडिंग आप किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अजीज तलबा, यहाँ पर मैं जो PDA के अंदर इनपुट टेप है उसके साथ मवाजना एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। PDA के अंदर जैसे ही आप इनपुट टेप से कोई सिंबल रीड करते हैं, फौरी तौर पे उस सिंबल को इनपुट टेप से हटा दिया जाता है। जबकि यहाँ पे एक्चुअली रीड करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप उसको रिप्लेस कर दें, और दूसरा ये है कि आपके पास डायरेक्शन जो है वो भी लेफ्ट हो सकती है और वो राइट भी हो सकती है। अजीज तलबा, आइए अब हम इसी चीज़ को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। तीसरी चीज़ जो बेसिकली, पांचवी चीज़ इनफैक्ट जो ट्यूरिंग मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास फिनिट सेट ऑफ स्टेट्स हैं। एग्जैक्टली वन स्टार्ट स्टेट है आपके पास, और आपके पास 0 और मोर हाल्ट स्टेट्स हैं। हाल्ट स्टेट्स वो होती हैं जो कि एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन के एंड करने को रिप्रेजेंट करती हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ इस बात के बारे में बता देना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि आपके पास PDA में हाल्ट का मतलब होता था, चाहे आप एक्सेप्ट कर लें स्ट्रिंग, आपका PDA एक्सेप्ट कर ले, या फिर आप रिजेक्ट कर दीजिए। इन दोनों सूरतों में एक्चुअली आपके पास जो स्ट्रिंग होती है वो ट्यूरिंग मशीन के लिए काबिल कबूल समझी जाएगी। इसका मतलब ये है कि या ट्यूरिंग मशीन उसको रिकग्नाइज कर रही है या ट्यूरिंग मशीन उसको रिकग्नाइज नहीं कर रही है। अजीज तलबा, हाल्ट स्टेट ना पहुंचने की रीज़न यही है कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली ऐसी स्ट्रिंग के बारे में उसको रिकग्नाइज नहीं कर सक रही। इसके अलावा ट्यूरिंग मशीन में एक फंक्शन भी है जिसको डेल्टा कहा जाता है, which is a set of rules which show that which state is going to be entered when a particular letter is read from the tape. जब टेप पे एक लेटर रीड किया जाए तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, and what character is to be printed. The function has the format letter, letter, direction. यानी एक लेटर पहला जो है वो तो आप टेप से रीड कर रहे हैं, दूसरा लेटर वो है जो कि आप एक्चुअली टेप से रिप्लेस कर रहे हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप उसके साथ डायरेक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हमारे सामने ट्यूरिंग मशीन की एक एग्जांपल बताई गई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद आप सेकंड स्टेट यानी कि 2 पे जा सकते हैं, और ट्रांजिशन में जैसे आपने देखा आपके पास 3 चीज़ें हैं, ए और आर। इसका मतलब ये है कि इनपुट अगर ए है, इनपुट को ए के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और टेप पे आप राइट मूव कर जाएं। अगर बी आ जाए और उसके बाद बी से रिप्लेस कर दें और फिर राइट मूव कर जाएं। सेकंड स्टेट पे पहुंचने के बाद अगर बी आ जाए तो बी से रिप्लेस करें और राइट पे मूव कर जाएं, और वरना जो है आप अगर 3 स्टेट पे आ जाएं तो यहाँ पर अजीज तुलबा आप ए को ए के साथ रिप्लेस करके राइट मूव करते जाएं, बी को बी के साथ रिप्लेस करके राइट मूव करते जाएं, और आखिर में एक्चुअली अगर आपके पास ब्लैंक पे पहुंच जाते हैं जिसका मतलब है कि आपके पास इनपुट ख़त्म हो गया है, तो आप ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दें और मज़ीद राइट पे चले जाएं और यहाँ से आप हॉल्ट कर सकते हैं। जो साफ नज़र आ रहा है वो ये है कि ये एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जिसका कि सेकंड लेटर जो है वो हमेशा बी होना चाहिए। अगर इसका सेकंड लेटर बी ना हो तो ये ट्यूरिंग मशीन आपके पास उस इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आइए इसको देखते हैं।
अब इस वक्त इनपुट में टेप के ऊपर आपके पास ए, बी और ए जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि आपको इस वक्त नजर आ रहा है। और चौथे नंबर पे जैसे सेल में आपको ये ब्लैंक नजर आ रहा है, दिस इज शोइंग एक्चुअली दैट द टेप इज एम्प्टी फ्रॉम दिस सेल ऑनवर्ड्स। अब आप टेप के हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, रीडिंग ए फ्रॉम द टेप and according to the Turing machine program will be printed, that is A will be replaced by A and the tape head will move one cell to the right। यानी जो फंक्शन हमें बता रहा है कि ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैं फंक्शन की बात कर रहा था, ये 3, 5 और 6 रूल्स हैं जिसकी वजह से इस ट्यूरिंग मशीन को ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप आप देखिए तो अगर आप ए रीड करते हैं स्टार्ट्स पे तो बताया गया है कि अगर ए रीड की जाए तो ए को ए के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और राइट पे मूव कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि अब आपका सेकंड स्टेप पे जो हेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड स्टेप में अगर बी आ जाता है तो तभी आप आगे जा सकते हैं, बी को बी से रिप्लेस करके यहाँ पे ए के साथ आ जाएं। और फिर उसके बाद अगर ए आ जाता है या बी आ जाता है तो आप ब्लैंक तक लूप की मदद से जा सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप देख सकते हैं, एट स्टेट 2 रीडिंग बी, स्टेट 3 is entered and the letter B is replaced by B, and at state 3 reading A will keep the state of the Turing machine unchanged. Lastly the blank is read and blank is replaced by the blank and the HAL state is entered, which can be expressed as, जैसे आपने देखा, आप आए A B A B A और फिर उसके बाद आप इस तरह जा रहे हैं। दिस मशीन एक्सेप्ट्स ए बी ए, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड स्टेट से आगे आपको जाने के लिए सेकंड लेटर पे बी का होना ज़रूरी है, जो कि ये शो करता है कि एक्चुअली ये मशीन जो है ये सेकंड लेटर के तौर पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ बी को एक्सेप्ट करती है। पहला कैरेक्टर जो है वो ए या बी कोई भी हो सकता है, जबकि दूसरा लेटर जो है वो हमेशा आपके पास बी होगा। अजीज तलबा, इस तरह से अब आपने देखा कि किस तरह आप लेफ्ट और राइट जो है वो मूव कर सकते हैं। आइए मैं आपको ट्यूरिंग मशीन की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूं कि ट्यूरिंग मशीन जो है उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से एक्चुअली आपको क्या रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव हो सकते हैं। ये इस वक्त एक ट्यूरिंग मशीन आपके सामने है और आप इसको सिमुलेट करना चाहते हैं तो आप वैसे आप इस ट्यूरिंग मशीन को अपने सामने रख के देख भी सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पीडीए जे फ्लैप में करवाते हुए इस बात की क्लियरली निशानदही कर दी थी कि एक्चुअली आप बेसिकली इसको जिस तरह से भी ऑर्गेनाइज करें, आपके लिए जे फ्लैप का पीडीए का फॉर्मेट इस वजह से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें एक्चुअली आपको इसी तरह का फॉर्मेट जो है वो अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मदद मिलती है। अजीज़ तलबा, आइए देखते हैं। देखिए इसमें सेट ऑफ स्टेट्स हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास टोटल जो है 7 स्टेट्स हैं। स्टार्ट स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है। इसके अलावा जो ट्यूरिंग मशीन में 3 फंक्शन यूज़ होते हैं, बेसिकली आपके पास इनपुट, रिप्लेसमेंट लेटर और उसके बाद डायरेक्शन, आया वो लेफ्ट है या राइट है। मैं समझता हूँ कि जे फ्लैप में ट्यूरिंग मशीन के कॉन्सेप्ट को जितनी खूबसूरती से इम्प्लीमेंट किया है वो अगर आप यूज़ करें तो आपके लिए बहुत मुआवन होगा ट्यूरिंग मशीन को समझना। आइए स्टेप करते हैं। अब इसको हम इनपुट दे रहे हैं ए बी बी सी सी। इस वक्त देखिए ये टेप जो है ये दोनों डायरेक्शन में ब्लैंक से फिल्ड है और इसके अलावा इसमें जो डबल ए है, डबल बी है और डबल सी है वो आपको नज़र आ रहा है। दरमियान के अंदर टेप का हेड जो है वो इस वक्त ए पे है। अब अगर हम क्यू नॉट पे हैं और ए रीड होता है तो इसका मतलब ये है दैट वी हैव 2 choices. नाउ वी कैन गो टू Q1, राइट।
Q1 हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी और उसमें हम A को रीड करने के बाद A को रिप्लेस कर देंगे X के साथ और फर्दर राइट मूव कर देंगे। तो आप स्टेप कीजिए, देखा आपने कि A को X के साथ रिप्लेस कर दिया गया और फिर उसके बाद आपने किस तरह से नेक्स्ट राइट मूव कर गए। अब यहाँ पर अगर आप A रीड करते हैं तो आप A को A से ही रिप्लेस करेंगे और उसके बाद अजीज तलबा आप मजीद राइट पे मूव कर जाएंगे। तो आप देखिएगा इसके बाद आपका जो कर्सर ये रेड में शो कर रहा है ये राइट पे चला जाएगा और उसके बाद आप मजीद जो है A को A से ही रिप्लेस करेंगे, यानी कि टेप में कोई चेंज नहीं आएगी। तो आपने देखा टेप में कोई चेंज नहीं आई और अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो B है। अब B को रीड करते हुए आप Y से रिप्लेस करेंगे और राइट पे मूव करेंगे। Y से आपने रिप्लेस किया और आप Y नेक्स्ट पे मूव हो गए। अब अगर आप B मजीद रीड करते हैं अजीज तलबा तो आप वहीं B को B से रिप्लेस करेंगे और मजीद राइट मूव कर जाएंगे। आपकी स्टेट वही रही क्योंकि आपने लूप जो है उसकी ट्रांजिशन को फॉलो किया। उसके बाद अजीज तलबा अब आप C में हैं और C को रीड करने के लिए आपने Z से रिप्लेस कर दिया और Z से रिप्लेस करने के बाद एक्चुअली जैसे ही आपने स्टेप किया तो आपने देखा कि C को Z के साथ रिप्लेस किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। अब अगली जो डायरेक्शन इस ट्रांजिशन में है वो हमारे पास अजीज तलबा लेफ़्ट है। अब लेफ़्ट के साथ मूव किया गया है। अब हम यहाँ से दोबारा जो है आप देखें इस स्टेट पे पहुंच जाने के बाद Q3 पे पहुंच जाने के बाद हमारे पास अब क्या ऑप्शन है। ये 4 फंक्शंस के रूल्स हमारे पास डिफाइन है। अगर A रीड करे तो A के साथ ही रिप्लेस कीजिएगा, लेफ्ट पे चले जाएं। B रीड करे तो B के साथ ही रिप्लेस कीजिएगा और मजीद लेफ्ट पे चले जाएं। तो हम स्टेप जब करेंगे आप देखेंगे आप लेफ्ट पे चले जाएंगे और B को B के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर अगला चूंकि अब हमारे पास Y है, Y को Y के साथ रिप्लेस करके आप Z पे चले गए हैं, लेफ्ट पे चले गए हैं। और उसके बाद अब चूंकि A आप रीड कर रहे हैं और A को A के साथ रिप्लेस करके एक्चुअली आप मजीद लेफ्ट पे चले गए हैं। अब अगर X आपके पास आ जाता है जो कि स्टार्ट ऑफ द इनपुट को मार्क कर रहा है इस केस में, तो X को X के साथ रिप्लेस करके आप अब दोबारा से अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अजीज तलबा अब इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए इसी को दोबारा से स्टेप कीजिए तो A को इस रूल की मदद से वो X के साथ रिप्लेस कर देगा और मजीद राइट मूव कर जाएगा। इसी तरीके से Y अगर आ गया है तो Y को Y के साथ रिप्लेस करके वो उसी स्टेट में रहेगा सेल्फ ट्रांजिशन की वजह से। और फिर उसके बाद अब अगर B आ गया है तो B को Y के साथ रिप्लेस करके उसने नेक्स्ट पे चला गया। अगर Z आ गया है तो Z को Z के साथ रिप्लेस करके मजीद राइट पे चला गया। और अगर C आ गया है तो C को भी मजीद रिप्लेस करने के बाद वो अब लेफ्ट पे जाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे जैसे उसको A, B, Z और Y मिलते जाएंगे वो बेसिकली हमेशा लेफ्ट पे मूव करता जाएगा। तो अजीज तलबा आप देख सकते हैं जैसे ही इनको Y मिलता है फॉर एग्जांपल तो ये Y को Y से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट पे चले जाएंगे। Z मिलेगा तो Z को Z से रिप्लेस करेंगे। ये सेकंड रूल आपके सामने है, यहाँ पे हमने किया फिर मजीद किया। उसके बाद अब हम लेफ्ट पे जा रहे हैं। अब आप देखिए हम X पे आ गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नेक्स्ट करेक्टर है वो X है। अब यहाँ से X को X के साथ रिप्लेस करेंगे लेकिन हम राइट पे मूव कर जाएंगे। इस पूरे जो लेफ्ट साइड ऑफ द मशीन है ये आपके पास सारी इनपुट में A's को X के साथ रिप्लेस कर देता है, B को Y के साथ रिप्लेस कर देता है ख़ास एल्गोरिदम की मदद से, और Z जो आपके पास C हैं उनको Z के साथ रिप्लेस कर देता है। और जब तक ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई होती ये इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अजीज तलबा कि आपके पास हमेशा इनपुट जो है वो AN, BN और CN के फॉर्मेट में होनी चाहिए, वरना आप कभी भी यहाँ से इनपुट जो है वो आपकी ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी।
अब यहाँ से जब हम करते हैं, अब हमारा इनपुट जो है वो y है, तो हमें Q4 में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम y को y से रिप्लेस कर देंगे और लेफ़्ट को मूव कर जाएंगे। वहाँ पे रूल सेल्फ ट्रांजिशन का डिफाइन है, x को x से रिप्लेस करके लेफ़्ट मूव कर जाएं, फिर x को रिप्लेस करके लेफ़्ट मूव कर जाएं। अब हमारे पास ब्लैंक सिंबल इस वक्त करंटली हमारे फोकस में है, तो ब्लैंक को ब्लैंक के साथ रिप्लेस करके दोबारा राइट पे आ जाएं। अजीज़ तुलबा, इसके बाद अब हमारे पास बेसिकली चूंकि x है तो x को x के साथ रिप्लेस करें, y को y के साथ रिप्लेस करें और आप जो है राइट पे जाते रहें। जैसे ही आपके पास ब्लैक इनकाउंटर होगा तो आपने देखा यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल S यूज हो रहा है। S का मतलब है एनीवेयर, लेफ्ट, राइट, और तीसरी जो डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड S, एंड दिस मीन्स आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके बाद आप जैसे ही आपने किया, आप फर्दर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, और चूंकि इस वक्त करंट जो सिंबल है वो आपका ब्लैंक है, और आपने देखा कि ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके उसने आपको बताया कि फाइनल स्टेट आ गई है विच इज़ द हाल्टिंग स्टेट एंड इट हैज़ एक्सेप्टेड द इनपुट। अजीज़ तुलबा, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको बताया गया कि किस तरह आप स्टेप्स की मदद से ट्यूरिंग मशीन में लेफ़्ट और राइट मूव कर रहे थे, फंक्शंस को एवेलुएट कर रहे थे, और बेसिकली ये फॉर्मेट जो है ये पीडीए से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं वो 3 हैं ट्रांजिशन के ऊपर, और पीडीए में भी आपके पास जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो 3 हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। आइए अजीज़ तुलबा, अब हम दोबारा स्लाइड्स पे वापस चलते हैं। ट्यूरिंग मशीन इन जे फ्लैप आपने पढ़ी, ट्यूरिंग मशीन के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपने पढ़े, और अब मैं आपको थोड़ा सा, चूँकि ये आज के कोर्स का आखिरी लेक्चर है, हमने इस कोर्स के अंदर जो हमारे एफ ए कन्वर्जन टू NFA और इसके अलावा जो डिसाइडेबिलिटी, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस और इस तरह के टॉपिक्स थे उनको काफ़ी डिटेल से पढ़ा। ट्यूरिंग मशीन, डिसाइडेबिलिटी और ख़ास तौर पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए पंपिंग लेमा, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू किया। स्पेशली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए पंपिंग लेमा तो ऑलरेडी हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके थे, इस वजह से सिर्फ उसको ओवरव्यू किया। लेकिन डिसाइडेबिलिटी और ट्यूरिंग मशीन ऐसे टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल से जो कि ऑटोमेटा थ्योरी में सिर्फ एक बेसिक लेवल पे ही इंक्लूड किए जा सकते हैं, और एडवांस लेवल के ऊपर ये हमेशा जो एडवांस थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं उसी में इंक्लूड करवाए जाते हैं। आज के लेक्चर की समरी में डिसाइडेबिलिटी, whether or not the given CFG generates any word, this is very important. Whether or not the given CFG generates the finite language, this is also very important. Or determine whether the non-terminal X is ever used in the derivation of the word from the given CFG. ये आज हमने देखा, इसको हमने ओवरव्यू किया क्योंकि हम ऑलरेडी उनको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में वन वे आर द अदर जो है प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा अजीज़ तलबा, आज हमने एक और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा। This is called Turing machine, and it is actually developed by Alan Turing in 1936. Basically इस मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में आपके पास इनपुट टेप में आप लेफ़्ट और राइट दोनों मूव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी भी सिंबल को किसी दूसरे सिंबल के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। जे फ्लैप आपके पास एक क्लासिकल एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप ना सिर्फ के सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन बल्कि काफ़ी एडवांस लेवल की ट्यूरिंग मशीन्स को सिमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक with your exam and other assignments and quizzes in Automata Theory. Thank you very much.